नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKDIT स्टडीज़ पे। साथियों, हम लगातार इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल कर रहे हैं, जिसका पार्ट नंबर 5 में लेके आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। चलिए अपनी इस क्वेश्चन सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, आज आपका पहला क्वेश्चन है कि किसी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन का तापमान नियंत्रक भाग कौन सा होता है, इनमें से आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका गर्म करने का तत्व है, ऑप्शन बी है बाहरी आवरण, ऑप्शन सी है एकमात्र थाली, ऑप्शन डी है दबाव थाली और ऑप्शन ई है थर्मोस्टेट। बताइए साथियों, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन का तापमान नियंत्रक भाग इनमें से कौन सा होता है। तो इसमें जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ई, यानी थर्मोस्टेट है, ये तापमान नियंत्रक भाग होता है आपका। साथ ही ध्यान रखना, गर्म करने का तत्व है यानी हीटिंग एलिमेंट। तो हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं ही बता देता हूँ आपको, हीटिंग एलिमेंट है जो ज़्यादातर आपका अधिकतर मतलब नाइक्रोम का बना होता है। जैसे हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इमर्सन रॉड है, इनका आपका जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। चलिए साथियों, इसका आपका सही आंसर हो गया थर्मोस्टेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, MCB से अधिक की तुलना में भरोसेमंद होती है। बताइए इनमें से किसकी तुलना में MCB अधिक भरोसेमंद होती है। ऑप्शन ए है आपका स्विच, ऑप्शन बी है फ्यूज, ऑप्शन सी है सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन डी है पावर सॉकेट और ऑप्शन ई है आइसोलेटर्स। बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका साथियों जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्यूज की तुलना में MCB है जो अधिक भरोसेमंद होती है। अब साथ में आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए, स्विच किसके बने होते हैं, कौन सा कुचालक मटेरियल होता है जो स्विच बनाने में काम में लिया जाता है। तो इसका आपका आंसर होना चाहिए बेकेलाइट। बेकेलाइट का प्रयोग है वो हम स्विच बनाने में काम में लेते हैं। और अब यह भी बता दीजिए पावर सॉकेट की एम्पियर रेटिंग कितनी होती है। तो ध्यान रखना साथियों, पावर सॉकेट की एम्पियर रेटिंग है वो आपकी होती है 16 एम्पियर और लाइट एंड फैन परिपथ की जो आपकी एम्पियर रेटिंग है वो होती है 6 एम्पियर। और साथ में यह भी ध्यान रखना, लाइट एंड फैन परिपथ के लिए जो आपका कुल लोड होता है वो होता है 800 वाट और इसमें अधिकतम बिंदु होते हैं, मतलब अधिकतम पॉइंट होते हैं वो होते हैं 10 पॉइंट। और जो आपका पावर सॉकेट है उसमें आपका अधिकतम लोड होता है वो होता है 3000 वाट और इसमें हम अधिकतम 2 पॉइंट लगा सकते हैं, 2 बिंदु लगा सकते हैं, 1500 वाट या जैसे भी हो, 1000 वाट 2000 वाट, 2 बिंदु इसमें होने चाहिए। चलिए साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, किसी 250 वोल्ट DC मशीन में शंट प्रतिरोध 500 ओम प्राप्त होता है तो शंट फील्ड करंट का मान क्या होगा। इसमें आपको शंट फील्ड करंट का मान पूछा है। ये न्यूमेरिकल भी बीच बीच में आते हैं, ये आजकल परीक्षा में न्यूमेरिकल का भी वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको इनको छोड़ना नहीं है। जितना नॉलेज आपको थ्योरेटिकल होता है उतना ही इनके बारे में भी होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला जो आपका होता है हमें निकालना है ISH, शंट फील्ड करंट को बोलते हैं ISH से दर्शाते हैं। ISH का आपका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका V/RSH। वोल्टेज हमें दे रखा है 250 वोल्ट और RSH का मान, शंट प्रतिरोध का मान हमें दे रखा है 500 ओम। तो इसको साथियों हम सोल्व करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा
0.5 एम्पियर। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर जब पावर कारक उच्चता के लिए प्रयुक्त होता है तब इसे क्या कहा जाता है या इसे किस प्रकार संचालित करना चाहिए। यानी सिंक्रोनस मोटर होती है जब हम पावर फैक्टर इम्प्रूव के लिए काम में लेते हैं या पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए काम में लेते हैं तो इसको किस प्रकार संचालित करना चाहिए। ऑप्शन ए आपका उत्तेजन के नीचे के अंतर्गत बिना किसी लोड के संचालित किया जाना चाहिए, यानी अंडर एक्साइटेड बिना किसी लोड के संचालित किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी है उत्तेजन से अधिक के साथ बिना किसी लोड के संचालित करना चाहिए, यानी और एक्साइटेड के साथ आपका बिना किसी लोड संचालित करना चाहिए। और ऑप्शन सी है लोड के साथ संचालित करना चाहिए। ऑप्शन डी है कैपेसिटर बैंक के साथ कनेक्ट किया जाना चाहिए। ऑप्शन ई है उच्चतम इनपुट वोल्टेज के साथ संचालित किया जाना चाहिए। बताइए इसमें आपका सही आंसर क्या होगा। इसमें साथियों जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहने वाला है, यानी उत्तेजन से अधिक के साथ बिना किसी लोड के संचालित करना चाहिए। जब हम सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर सुधारने के लिए काम में लेते हैं तो वो ओवर एक्साइटेड होनी चाहिए और वो भी बिना किसी लोड के साथ, उस पर कोई लोड संयोजित नहीं होना चाहिए। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, सभी अच्छे कंडक्टरों में उच्च होता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। आपको पूछा है सभी जो अच्छे कंडक्टर होते हैं, अच्छे चालक होते हैं, उनमें से इनमें से किसका मान है जो उच्च होता है। ऑप्शन ए है आपका प्रतिरोध, ऑप्शन बी है सुचालकता, ऑप्शन सी है विद्युत सुचालकता, ऑप्शन डी है विद्युत और उसमें सुचालकता, और ऑप्शन ई है आपका धारिता। तो ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए और मुझे आशा है कि आपके सारों के आंसर करेक्ट होंगे। इसका आपका सही आंसर है सुचालकता। सभी अच्छे चालकों की चालकता है जो उच्च होनी चाहिए। अब बात करें प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मान चालकों में कम होना चाहिए, इसका मात्रक ओम होता है, आपको पता है। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो मानव शरीर की शुष्क त्वचा होती है उसका प्रतिरोध होता है 100 किलो ओम। ये डायरेक्ट फैक्ट है जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनमें समझाने वाला कुछ नहीं है। आपको याद रखना ही पड़ेगा कि मानव शरीर की शुष्क त्वचा का प्रतिरोध 100 किलो ओम होता है तो 100 किलो ओम ही होता है, इसमें समझाने वाली बात कुछ भी नहीं है। और गीली त्वचा का जो प्रतिरोध मान है वो आपका 1 किलो ओम होता है। गीली त्वचा का प्रतिरोध है वो कम होता है, शुष्क त्वचा का प्रतिरोध है वो अधिक होता है। आगे आप बात करें धारिता की, तो धारिता का आपको मात्रक पता है फेरेड होता है। कैपेसिटर की धारिता को हम पिको फेरेड, नैनो फेरेड में भी मापते हैं। बात करें विद्युतीय और उसमें सुचालकता, तो आपको पता होना चाहिए जो माइका होता है वो विद्युत का कुचालक होता है और ऊष्मा का चालक होता है माइका, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मशीनों से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ऑप्शन ए आपका फ्रेमवर्क को ग्राउंड करना, ऑप्शन बी है घर्षण को हटाना, ऑप्शन सी है मशीन को इंसुलेट करना, ऑप्शन डी है आसपास की हवा को नम करना, ऑप्शन ई है आसपास की जगहों को साफ करना। यानी मशीनों में जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है उनको हटाने का इनमें से अच्छा तरीका क्या है। तो साथ इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रेमवर्क को ग्राउंड कर देना चाहिए। अगर हमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हटानी है तो फ्रेमवर्क को ग्राउंड कर देना चाहिए। जैसे साथियों आपने देखा भी होगा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वगैरह होती है, उनमें आगे कुछ ऐसे जंजीर वगैरह लटकी रहती है,
तो जंजीर क्या काम करती है, जब भी गाड़ी चलती है तो वायु के घर्षण के कारण उसमें आवेश आ जाता है, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। और जब वह गाड़ी किसी जंप के ऊपर से निकलेगी या कहीं पे भी वो जंजीर वगैरह भूमि से टकराएगी तो वो आवेश है वो भूमि में ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी मतलब एक तरह से वो जो ट्रांसफार्मर की बॉडी का आवेश है वो ग्राउंड हो गया। ट्रांसफार्मर की बॉडी को, जो गाड़ियों की बॉडी होती है उसको हम फ्रेम बोल सकते हैं, और उस फ्रेम के द्वारा वो ग्राउंड हो गया। तो इसका आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इनमें से किसके द्वारा उत्पन्न होती है। बताइए, स्टैटिक विद्युत है वो इनमें से किसके द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए है घर्षण द्वारा, ऑप्शन बी है प्रतिरोध द्वारा, ऑप्शन सी है रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, ऑप्शन डी है धारिता द्वारा, और ऑप्शन ई है आपका प्रतिरोध और रासायनिक अभिक्रिया दोनों के द्वारा। बताइए साथियों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। अगर आपको आता है तो आंसर दीजिए, अगर नहीं आता है तो चुपचाप एकदम शांति के साथ अपना कंसंट्रेशन मोबाइल की स्क्रीन पे रखें और पेन कॉपी अपने पास रखें और ध्यानपूर्वक प्रश्नों को सुनते जाएं। यह क्वेश्चन आपके लिए अत्यधिक उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो इसका जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो है घर्षण द्वारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी की बात करें, प्रतिरोध की हम बात कर चुके हैं, धारिता की बात भी पीछे कर चुके हैं। रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों होती है बैटरी में रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है, और बैटरी क्या काम करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। बैटरी में आपको पता होना चाहिए, जैसे हम लेड एसिड सेल की बात करें तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया किस में होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है इलेक्ट्रोलाइट में, और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लेड एसिड बैटरी में क्या काम लेते हैं, H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है जो हम लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम लेते हैं। जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो ये अपने आयनों में टूटने लगता है और इसमें धारा प्रवाह होने लगता है। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है फुल लोड पर संचालित हो रही सामान्य डीसी मशीनों में सबसे शक्तिशाली विद्युत चुंबक कौन सी होती है। ऑप्शन ए है आपका फील्ड वाइंडिंग में, ऑप्शन बी है इंटरपोल वाइंडिंग में, ऑप्शन सी है इंटरपोल और कंपनसेटिंग वाइंडिंग में, ऑप्शन डी है आर्मेचर वाइंडिंग में, और ऑप्शन ई है कम्यूटेटर में। इनमें से सबसे शक्तिशाली विद्युत चुंबक किस में होती है ये आपको बताना है। बताइए आपका इसमें सही आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ई, यानी फील्ड वाइंडिंग में सबसे शक्तिशाली विद्युत चुंबक होती है। बात करें इंटरपोल की तो इंटरपोल हम कम्यूटेशन को कम करने के लिए काम में लेते हैं। एक बात आपको और पता होना चाहिए कि आर्मेचर वाइंडिंग का जो प्रतिरोध का मान है वो कम होता है। और साथ ही बात करें कंपनसेटिंग वाइंडिंग तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है जो हम हंटिंग को कम करने के लिए काम में लेते हैं, या हम कह सकते हैं स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग है जो काम में लेते हैं। बात करें कम्यूटेटर की तो कम्यूटेटर का आपका क्या काम होता है। कम्यूटेटर जो आपका जनरेटर में लगा होता है सामान्यतः, इसका काम होता है AC to DC, यानी ये अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट डिस्क धारा में बदलता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला आपका क्वेश्चन है, निम्न में से क्या ट्रांसफॉर्मर का एक हिस्सा नहीं है? यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका एक ट्रांसफॉर्मर का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है प्राइमरी वाइंडिंग, ऑप्शन बी है कंजर्वेटर टैंक, ऑप्शन सी है टेप चेंजर, ऑप्शन डी है रेडिएटर और ऑप्शन ई है आपका कम्यूटेटर। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, प्राइमरी वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में होती है, 2 वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी और एक आपकी होती है सेकेंडरी। कंजर्वेटर टैंक भी ट्रांसफॉर्मर का भाग होता है जो मुख्य टैंक में तेल की आपूर्ति करता है। ध्यान रखना, जब ट्रांसफॉर्मर का तापमान बढ़ जाता है तो ट्रांसफॉर्मर का ऑयल गर्म हो जाता है और ट्रांसफॉर्मर के मुख्य टैंक में से कंजर्वेटर टैंक में आ जाता है, और जब ये ठंडा होता है वापस तो इसके द्वारा मुख्य टैंक में वापस तेल की आपूर्ति हो जाती है। ऑप्शन सी है आपका टेप चेंजर। टेप चेंजर भी ट्रांसफॉर्मर का भाग होता है जिसके द्वारा हम वोल्टेज को परिवर्तित कर सकते हैं। ऑप्शन डी है आपका रेडिएटर। रेडिएटर भी ट्रांसफॉर्मर का भाग होता है। जो ट्रांसफॉर्मर के बाहर जो फिल्टर जैसे दिखाई देते हैं ना, वो रेडिएटर होता है, और इनका काम होता है, वो होता है ऑयल को ठंडा करना। यानी जब भी ट्रांसफॉर्मर ऑयल गर्म होता है तो इन रेडिएटर में आ जाता है, और इनमें से कुछ इस प्रकार के बने होते हैं, इनमें से आ जाता है यहाँ पे, इनमें जो वायु मार्ग बने होते हैं, हवा यहाँ से गुजरती है तो ये तेल ठंडा हो जाता है और वापस ट्रांसफॉर्मर के मुख्य टैंक में चला जाता है। तो इसका काम हो गया आपका ऑयल को ठंडा करना। ऑप्शन ई है आपका कम्यूटेटर, जो हमने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है। कम्यूटेटर ट्रांसफॉर्मर का भाग नहीं होता है, यह जनरेटर का भाग होता है, जनरेटर या मोटर में काम में लेते हैं। तो इसका आपका सही आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर ई, कम्यूटेटर। चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, किसी 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में टर्शियरी वाइंडिंग उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में टर्शियरी वाइंडिंग का मुख्य कार्य पूछा है आपको। ऑप्शन ए है वोल्टेज में हार्मोनिक को दूर करना और अस्थिर वोल्टेज असंतुलित करना। ऑप्शन बी है 3 वोल्टेज सिस्टम को इंटरकनेक्ट करना। ऑप्शन सी है अतिरिक्त भार ले जाना। ऑप्शन डी है आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाना, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सही आंसर क्या रहने वाला है। जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं उनका कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिए, और अगर इसमें आपका कुछ डाउट भी रहता है तो वो भी आप कमेंट करके बता दीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मिलेगा। जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में टाइप करके छोड़ दीजिए और उसका आपको आंसर मिल जाएगा। डाउट नहीं रखना है अपने मन में किसी भी प्रकार का। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस मशीन की क्षमता है जो सबसे अधिक होगी? ऑप्शन ए है विद्युत पावर ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटर, ऑप्शन सी है डीसी मोटर, ऑप्शन डी है इंडक्शन मोटर, और ऑप्शन ई है आपका सिंक्रोनस मोटर। तो बताइए किसकी क्षमता है जो सबसे अधिक होगी? तो इसमें जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी क्षमता सबसे अधिक होती है। क्षमता बोले या दक्षता बोले, आदर्श ट्रांसफॉर्मर की क्षमता या दक्षता, जिसे हम इंग्लिश में एफिशिएंसी भी कहते हैं, वो 98% तक होती है। ध्यान रखना साथियों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, द्वि उत्तेजित मशीन का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए है डीसी शंट मोटर, ऑप्शन बी है सिंक्रोनस मोटर, ऑप्शन सी है इंडक्शन मोटर, और ऑप्शन डी है कंपाउंड मोटर। ऑप्शन ई है आपका इनमें से कोई नहीं। द्वि उत्तेजित मशीन यानी हिंदी में बोले तो दोहरी एक्साइटेड, हिंदी में आपको दे रखा है द्वि उत्तेजित मशीन। तो इसमें आपका सही आंसर रहने वाला है वो है
सिंक्रोनस मोटर। अब बताइए सिंक्रोनस मोटर को द्विव उत्तेजित मोटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें फील्ड वाइंडिंग में हम कौन सी सप्लाई देते हैं? फील्ड में देते हैं हम एसी सप्लाई, और इसके रोटर को हम देते हैं डीसी सप्लाई। अब बताइए रोटर को डीसी सप्लाई किसके द्वारा देते हैं? रोटर को डीसी सप्लाई देने के लिए हम सामान्यतः डीसी शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। डीसी शंट जनरेटर का प्रयोग है जो हम सिंक्रोनस मोटर के रोटर को सप्लाई प्रदान करने के लिए करते हैं, ध्यान रखना साथियों। और इस डीसी शंट जनरेटर को क्या कहा जाता है? इस डीसी शंट जनरेटर को एक्साइटर कहा जाता है, ध्यान रखना। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, फुल लोड स्थिति के अंतर्गत किसी 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति 725 आरपीएम है और मोटर के पोल की संख्या आपको पूछी गई है, बता दीजिए। इसमें आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, यानी सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला आपका होता है 120 इंटू पोलों की एफ इंटू बट्टा पोलों की संख्या। इसमें आपको पूछे पोलों की संख्या तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 120 इंटू फ्रीक्वेंसी बट्टा सिंक्रोनस स्पीड। अब आपको दे रखी है इसमें रोटर स्पीड, तो फुल लोड के अंतर्गत आपको स्पीड दे रखी है, मतलब इसमें आपको रोटर की स्पीड दे रखी है। तो जब आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो आपके पास पॉइंटों में आंसर आएगा, जो कि लगभग 8 पोल आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ध्यान रखना फुल लोड पर स्पीड आपको 725 आरपीएम दे रखी है, मतलब ये आपके पास रोटर की स्पीड हो गई। और आपको पता है सिंक्रोनस स्पीड है वो रोटर की स्पीड से हमेशा ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 पोल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, क्या होगा यदि इंडक्शन मोटर को तिगुना हार्मोनिक्स दे दिया जाए? ऑप्शन ए है आपका परिणाम शॉर्ट सर्किट होगा, ऑप्शन बी है शुरू नहीं होगा, ऑप्शन सी है कुछ नहीं होगा, ऑप्शन डी है परिणाम खुला सर्किट होगा, और ऑप्शन ई है आपकी वाइंडिंग जल जाएगी। बताइए इसमें क्या है आपका सही आंसर? साथियों कमेंट करके सही आंसर का जवाब ज़रूर दें। यदि आपको नहीं आता है तो ध्यान से सुने, और अगर आता है तो कमेंट में एक बार अपना जवाब अवश्य टाइप करें। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट भी आपको है तो वो कमेंट में करके आप बताएं। आपका हर प्रकार का डाउट है उसका सॉल्यूशन होगा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। यदि हम इंडक्शन मोटर को 3 गुना हार्मोनिक्स दे देंगे तो वह स्टार्ट भी नहीं होगी, क्योंकि वह तो अपने रेटिंग के अनुसार ही एक्सेप्ट करेगी और चलेगी। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, प्रेषण लाइन की स्थिरता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? बताइए। ऑप्शन ए है शंट संधारित्र, ऑप्शन बी है सीरीज संधारित्र, ऑप्शन सी है शंट रिएक्टर, ऑप्शन डी है शंट प्रतिरोध, और ऑप्शन ई है आपका ए और बी दोनों। जो प्रेषण लाइन इसमें लिख रखा है, प्रेषण लाइन की जो स्थिरता है वो हम बढ़ाते हैं शंट संधारित्र और सीरीज संधारित्र दोनों से। तो इसमें आपका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, बिजली और स्विचन के कारण उच्च वोल्टेज सर्ज के विरुद्ध निम्न में से कौन एक रक्षक के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए आपका हॉर्न गैप्स, ऑप्शन बी है थर्मल ओवरलोड रिले, ऑप्शन सी है ब्रीथर, ऑप्शन डी है कंजर्वेटर, और ऑप्शन ई है आपका ट्रांसफार्मर ऑयल। बताइए इसमें क्या आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है? यानी बिजली और स्विचन के कारण उच्च वोल्टेज के सर्ज के विरुद्ध इनमें से कौन सा हम एक सेफ्टी डिवाइस के रूप में काम में लेते हैं?
या जो सर्ज के विरुद्ध एक रक्षक के रूप में कार्य करता है। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हॉर्न गैप्स। ध्यान रखना, बिजली और स्विचन के कारण जो उच्च वोल्टेज होता है उसके विरुद्ध सुरक्षा के लिए हम तड़ित चालक, जिसको हम इंग्लिश में लाइटनिंग अरेस्टर बोलते हैं, वह काम में लेते हैं। और लाइटनिंग अरेस्टर का जो एक प्रकार है वही आपका है हॉर्न गैप्स। हॉर्न गैप्स है जो आपका लाइटनिंग अरेस्टर का ही एक प्रकार है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन ए। ध्यान रखना, ब्रीदर है ये ट्रांसफॉर्मर होता है जिसमें हम सिलिका जेल रखते हैं जो नमी अवशोषित करने का काम करती है। ध्यान रखना साथियों। इस प्रकार एक क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन होता है उनका सारों का सॉल्यूशन हमें करना है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन में एक ही सॉल्व कर रहे हैं, हम एक क्वेश्चन में दो तीन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे आपका नॉलेज और ज़्यादा बढ़ रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस एकल फेज इंडक्शन मोटर में पूर्ण भार पर शक्ति गुणक उच्चतम होता है? बताइए कौन सी सिंगल फेज मोटर है जिसमें फुल लोड पर पावर फैक्टर है वो आपका हाई होगा? ऑप्शन ए है शेडेड पोल प्रकार, ऑप्शन बी है स्थायी स्लिप प्रकार, ऑप्शन बी है आपका स्थायी स्प्लिट कैपेसिटर प्रकार, और ऑप्शन सी है कैपेसिटर स्टार्ट, और ऑप्शन डी है आपका स्लिप्ड फेज, ऑप्शन ई है कैपेसिटर रन मोटर। तो इसमें जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो है कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर रन मोटर में है जो फुल लोड पर भी आपका पावर फैक्टर उच्च रहता है, क्योंकि इसमें रनिंग टाइम के समय भी आपका कैपेसिटर जुड़ा हुआ रहता है रनिंग समय में भी, इसलिए आपका जो टॉर्क है वो उच्च रहता है। ध्यान रखना। बात करें शेडेड पोल मोटर की, तो शेडेड पोल मोटर है वो आपकी बहुत ही निम्न दक्षता वाली मोटर है। इसकी दक्षता है वो बहुत ही निम्न होती है और इसका प्रयोग ज़्यादातर हम करते हैं खिलौनों में। ध्यान रखना, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर इसका एग्जांपल हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर का काम केवल मोटर को स्टार्ट करना होता है। उसके बाद ये CFS यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच है उसके द्वारा कैपेसिटर है वो भी संयोजित हो जाता है और मोटर अपनी रनिंग कंडीशन में चलती रहती है। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, एक बढ़िया परावैद्युत का विचरण कारक किस कोटि का होता है? बताइए साथियों, एक बढ़िया जो आपका परावैद्युत होता है उसका रिकॉम्बिनेशन फैक्टर या बोले हम रिफिल फैक्टर वो किस कोटि का होता है? तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ये डायरेक्ट फैक्ट है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। ये आप आंकड़े आपको याद रखने होंगे, रटने होंगे तो रटने ही होंगे, इसमें ऐसी कोई समझाने वाली बात नहीं है। कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जो रट के याद भी रखने पड़ते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्न प्रदत्त चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? बताइए ये सिंबल किसका बना रखा है? NPN ट्रांजिस्टर का, PNP ट्रांजिस्टर का, JFET का, MOSFET का या UJT का? बताइए साथियों इसका आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? इसमें आपको ध्यान होना चाहिए, ये बेस होता है, ये एमीटर होता है और ये होता है आपका कलेक्टर। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी ये सिंबल है जो PNP ट्रांजिस्टर का है। अब ध्यान रखना, आप PNP और NPN में डिफरेंस कैसे पहचानोगे? तो ध्यान रखना, ये जो तीर का निशान होता है ना, ये होता है आपका ई भुजा में, ई भुजा में होता है और P से N की ओर होता है। P से N की ओर मतलब यहाँ होगा आपका P, यहाँ पे क्या होगा P,
और यहाँ पे P होगा, यहाँ पे N होगा और यहाँ पे वापस आपका होगा P। तो ये आपका बन गया PNP। यही चिन्ह अगर यही जो तीर का निशान है ये बाहर की ओर दे के दिया होता तो ये आपका बन जाता NPN। बाहर की ओर मतलब ई भुजा में बाहर की ओर, तो बाहर की ओर चिन्ह हमेशा धारा की दिशा कौन सी होती है? P से N की ओर। यहाँ पे P होता, यहाँ फिर N होता आपका और यहाँ फिर होता N। तो ये आपका बन जाता NPN। ध्यान रखना UJT में 3 टर्मिनल होते हैं, एक एमीटर होता है और बेस 1 और बेस 2। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है आपका, शक्ति के अधिकतम स्थानांतरण के लिए आंतरिक प्रतिरोध का सबसे वांछित मान आपको पूछा है। यानी अधिकतम शक्ति के ट्रांसफ़र के लिए आंतरिक प्रतिरोध का सबसे सही मान है कौन सा होना चाहिए इनमें से? ए है बाहर प्रतिरोध के समान, ऑप्शन बी है बाहर प्रतिरोध से अधिक, ऑप्शन सी है अनंत, ऑप्शन डी है शून्य और ऑप्शन ई है आपका ये सभी। तो ध्यान रखना अधिकतम शक्ति के ट्रांसफ़र के लिए जो आंतरिक प्रतिरोध का मान है वो आपका लोड प्रतिरोध के बराबर ही होना चाहिए, न तो उसमें कम होना चाहिए और न ही उससे अधिक होना चाहिए। यदि आपका आंतरिक प्रतिरोध का मान बाहर प्रतिरोध के बराबर है तभी शक्ति का अधिकतम ट्रांसफ़र हो सकेगा। तो साथियों आज के हमारे क्वेश्चन है जो यहाँ पे समाप्त होते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप सभी लोग इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ हमेशा बने रहने के लिए अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन है जो प्रेस कर लें ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप अपने इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला के साथ अपनी तैयारी निरंतर जारी रख सकें। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत। थैंक यू दोस्तों।